मिडिल ईस्ट से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिन्होंने पूरे रीजन की सिक्योरिटी के बारे में नए सवालात खड़े कर दिए। सऊदी अरब और यमन के हूतीस के दरमियान टेंशन एक बार फिर बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी बैक्ड यमनी फोर्सेस ने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया ताकि एक ईरानी एयरक्राफ्ट को लैंड करने से रोका जा सके। इसके बाद हूतीस ने सऊदी अरब की तरफ ड्रोन्स और मिसाइल फायर किए, जिनमें से कई सऊदी डिफेंस ने इंटरसेप्ट कर लिए। ये वाकयात इसलिए अहम हैं क्योंकि 2022 के सीज फायर के बाद पहली बार दोनों तरफ से इतनी बड़ी मिलिट्री एक्टिविटी देखने को मिली। लेकिन पाकिस्तान के लिए इस खबर की अहमियत सिर्फ इतनी नहीं कि मिडल ईस्ट ग्रुप फिर से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बल्कि बहुत गहरी पार्टनरशिप मौजूद है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरहद ईरान के साथ भी लगती है। इसी वजह से अगर मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इस्लामाबाद के लिए फैसला और भी मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि सऊदीया और हूतीस के दरमियान क्या हो रहा है, हम ये भी समझेंगे कि पाकिस्तान इससे क्या ताल्लुक बनता है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या कहती है, अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है और इसका असर आम पाकिस्तान की जिंदगी पर क्या पड़ता है। मेरा नाम है जुबार आमिर और आज की वीडियो में बना रहा हूँ हूतीस और सऊदीया के दरमियान में जो टेंशन हो रही है, इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा और जो पाकिस्तान का सऊदीया के साथ डिफेंस पैक्ट है उस पे भी बात करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल न्यू है, आपकी हेल्प की जरूरत है। थैंक यू। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये क्राइसिस शुरू कैसे हुआ, आखिर हुआ क्या। पिछले चंद दिनों में यमन से आने वाली रिपोर्ट्स ने दुनिया की तवज्जो दोबारा से इस कॉन्फ्लिक्ट की तरफ मोड़ दी। सऊदी बैक्ड यमनी मिलिट्री ने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को टारगेट किया। मुख्तलिफ रिपोर्ट के मुताबिक मकसद था कि एक ईरानी एयरक्राफ्ट को लैंड करने से रोकना। इस ऑपरेशन के बाद हूतीज ने सऊदी अरेबिया की तरफ मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए। सऊदी अथॉरिटीज का कहना है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने इनमें से कई अटैक्स को इंटरसेप्ट किया। फिलहाल किसी फुल स्केल वार का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह के क्रॉस बॉर्डर अटैक सीजफायर के बाद पैदा हुई स्टेबिलिटी को खत्म कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल पावर्स ने दोनों तरफ से रिस्ट्रेन की अपील की है, क्योंकि अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकलती है तो इसका असर सिर्फ यमन या सऊदी अरेबिया तक महदूद नहीं रहेगा। ये कॉन्फ्लिक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर आप सोच रहे हैं कि यमन की जंग पाकिस्तान को क्यों कंसर्न करे, तो जवाब बहुत सीधा है। दुनिया की तकरीबन 20% समंदरी ट्रेड रेड सी और बाब अल मंडाब स्ट्रेट के करीब से गुजरती है। ये वही इलाका है जहां हूतीस की मिलिट्री प्रेजेंस बहुत मजबूत है। अगर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो शिपिंग कंपनीज को अपने रूट बदलने पर मजबूर होना पड़ सकता है। जब शिपिंग महंगी होती है तो ऑयल महंगा होता है, और जब ऑयल महंगा होता है तो पाकिस्तान जैसे ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी पर उसका सीधा असर पड़ता है। पेट्रोल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता है, बिजली की कॉस्ट ज्यादा होती है और आखिरकार महंगाई आम आदमी तक पहुंच जाती है। इसलिए यमन का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ यमन की कहानी नहीं, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन ये कहानी आज से शुरू नहीं हुई। सऊदी अरेबिया और हूतीस के दरमियान दुश्मनी सिर्फ चंद महीनों या चंद सालों पुरानी नहीं, इसकी जड़ें 1990s से भी पहले की सियासी और मजहबी टेंशंस तक जाती हैं। यमन के पॉलिटिक्स, ईरान और सऊदी अरब के रीजनल राइवलरी और अरब स्प्रिंग के बाद होने वाली तब्दीलियों ने मिलकर इस कॉन्फ्लिक्ट को दुनिया की सबसे पेचीदा जंगों में तब्दील कर दिया। और जब तक हम हूतीस की असल कहानी नहीं समझेंगे, तब तक हम ये भी नहीं समझ सकेंगे कि सऊदी अरब इतनी बड़ी मिलिट्री रिसोर्स इस कॉन्फ्लिक्ट पर क्यों खर्च करता है। हूतीस कौन है और यमन सिविल वार कैसे शुरू हुई? आज दुनिया उन्हें मिसाइल्स, ड्रोन और रेड सी अटैक की वजह से जानती है, लेकिन 30 साल पहले हूती सिर्फ यमन की एक छोटे से इलाके में रहने वाली एक मजहबी और सियासी मूवमेंट था। यमन अरब पेनिनसुला के बिल्कुल नीचे वाक़या है। इसके नॉर्थ में सऊदी अरेबिया और ईस्ट में ओमान है, जबकि वेस्ट में रेड सी और साउथ में गल्फ ऑफ एडन है। सबसे अहम बात यह है कि यमन के पास बाब अल मंडाब
अरब ट्रेड है। ये दुनिया की सबसे स्ट्रेटेजिक सी रूट में से एक माना जाता है। एशिया से यूरोप जाने वाले हजारों कार्गो शिप और ऑयल टैंकर इसी रूट से गुजरते हैं। इसीलिए जो भी ताकत यमन से इस कोस्टल एरिया पर कंट्रोल करती है वो ग्लोबल ट्रेड को मुतासर कर सकती है। हुतीस की शुरुआत। हुतीस का असल नाम अंसर अल्लाह है। ये मूवमेंट 1990s में यमन के सदा सूबे में शुरू हुआ। इसकी बुनियाद हुसैन बदरुद्दीन अल हूती ने रखी थी और इसी वजह से ग्रुप को हुतीस कहा जाने लगा। शुरू में ये कोई आर्म्ड मिलिशिया नहीं थी। इस मूवमेंट का मकसद ज्यादा शिया कम्युनिटी की मजहबी और सियासी पहचान को बचाना था। हुतीस का इल्जाम था कि यमन की सेंट्रल गवर्नमेंट उन इलाकों को नजरअंदाज कर रही है जो करप्शन कर रही है और करप्शन बहुत बढ़ चुकी है। 2004 में यमन की गवर्नमेंट और हुतीस के दरमियान पहली जंग शुरू हुई। इसी जंग में हुसैन अल हूती मारा गया, लेकिन उसकी मौत से मूवमेंट खत्म नहीं हुई, बल्कि उसके बाद अब्दुल मलिक अल हूती ने लीडरशिप संभाल ली और आज भी वही हूतीस का लीडर माना जाता है। अरब स्प्रिंग ने सब कुछ बदल दिया। 2011 में अरब स्प्रिंग की लहर पूरे मिडल ईस्ट में फैल गई। यमन में भी लाखों लोग सड़कों पर आ गए और प्रेसिडेंट अली अब्दुल सलाह के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गए। आखिरकार सलाह को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा और मंसूर हादी ने प्रेसिडेंट बने, लेकिन नई गवर्नमेंट कमजोर थी, इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और सिक्योरिटी सिचुएशन रोज बर रोज खराब होती जा रही थी। हुतीज ने इस सियासी कमजोरी का फायदा उठाया, सना पर कब्जा कर लिया। सना पर कब्जा। सितंबर 2014 में हुती ने यमन की कैपिटल सना की तरफ मार्च करना शुरू किया। हैरत की बात यह थी कि गवर्नमेंट फोर्सेस बहुत कम रेजिस्टेंस दे सकी। कुछ ही दिनों में हुतीज ने गवर्नमेंट बिल्डिंग, मिलिट्री बेसिस और मिनिस्ट्री पर कब्जा कर लिया। जनवरी 2015 तक प्रेसिडेंट हादी प्रैक्टिकली हाउस अरेस्ट में थे। थोड़ी देर बाद वो सना से निकलकर पहले एडन और फिर सऊदी अरब चले गए। इसी लम्हे ये यमन ऑफिशियली सिविल वॉर में दाखिल हो गया। एक तरफ हुतीस थे जो मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल हासिल कर चुके थे, दूसरी तरफ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट थी जिसे सऊदी अरब और अक्सर अरब और वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट कर रही थी। सऊदी अरब को खतरा क्यों महसूस हुआ? सऊदी अरब के लिए ये सिर्फ पड़ोसी मुल्क का सियासी क्राइसिस नहीं था। सऊदी अरब लीडरशिप को डर था कि अगर हुतीस पूरे यमन पर कब्जा कर लेते तो ईरान का इन्फ्लुएंस सीधा सऊदीया के बॉर्डर तक पहुंच जाएगा। सऊदी अरब का इल्जाम था कि ईरान हुतीस को ट्रेनिंग, मिसाइल्स, ड्रोन और मिलिट्री टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। ईरान इस बात से इनकार करता रहा। इसी वजह से यमन की सिविल वॉर धीरे धीरे सिर्फ एक डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं रही, ये सऊदी अरब और ईरान के दरमियान रीजनल पावर कंपटीशन का हिस्सा बन गई। और मार्च 2015 में सऊदी अरब ने यमन के खिलाफ एक मिलिट्री कोalition बनाकर सीधा ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को भी एक बहुत मुश्किल डिप्लोमेटिक पोजीशन पर खड़ा कर दिया। सऊदी अरब ने यमन में जंग शुरू क्यों की और पाकिस्तान पर प्रेशर कैसे बना? मार्च 2015 यमन के कैपिटल सना हुतीस के कब्जे में था। प्रेसिडेंट मंसूर हादी सऊदी अरब पहुंच चुके थे और उन्होंने अरब मुल्कों से मिलिट्री मदद की अपील की। सऊदी अरब की उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान ने फैसला किया कि अगर हुतीस को इस वक्त ना रोका गया तो सऊदी अरब के साउथ बॉर्डर हमेशा के लिए खतरे में रह सकता है। 26 मार्च 2015 को सऊदी अरब ने ऑपरेशन डिसाइसिव स्टॉर्म का आगाज कर दिया। यह सिर्फ सऊदीया एयरफोर्स का ऑपरेशन नहीं था। सऊदी अरब ने एक अरब मिलिट्री कोalition बनाई जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट, बहरीन, कुवैत, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, मोरक्को और सूडान ने मुख्तलिफ सतहों पर हिस्सा लिया। कोalition का मकसद था प्रेसिडेंट हादी की गवर्नमेंट को दोबारा पावर में लाना, हुतीस को सना से पीछे धकेलना और यमन में ईरान के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को रोकना। सऊदी लीडरशिप पर यकीन था कि ऑपरेशन कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जंग लंबी होती गई। हुतीज ने सिर्फ अपनी पोजीशन को दिफा नहीं किया, उन्होंने सऊदी अरब के अंदर भी मिसाइल और ड्रोन भेजना शुरू कर दिए। सऊदी सिटीज अटैक की जद में आ गए। बाद में रियाद के करीब भी मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए। इस दौरान सऊदी अरब ने हजारों एयर स्ट्राइक किए। यमन का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हुआ। हॉस्पिटल, रोड्स, फैक्ट्रीज और पोर्ट भी डैमेज हुई। यूनाइटेड नेशन ने यमन को
दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में से एक करार दिया। लाखों लोगों को खाने पीने और बेसिक हेल्थ केयर की सख्त कमी का सामना करना पड़ा। ईरान का किरदार। अब सवाल उठता है, क्या ईरान वाकई हुतीस के पीछे है? सऊदी अरब और अमेरिका का कहना है कि ईरान ने हुतीस को एडवांस ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग दी। कई मिसाइल और ड्रोन सिस्टम का डिजाइन ईरान टेक्नोलॉजी से मिलता जुलता है। ईरान ने हमेशा ये कहा है कि वो हुतीस की सियासी अहमियत करता है, लेकिन डायरेक्ट मिलिट्री कमांड या कंट्रोल के इल्जामात को तस्लीम नहीं किया। रेड सी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अक्सर लोग सोचते हैं कि हुती सिर्फ यमन के अंदर लड़ रहे हैं, लेकिन असल इम्पोर्टेंट यमन की लोकेशन है। यमन के करीब बाब अल मंदाब स्ट्रेट वाक़या है। ये दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट में से एक है। एशिया से यूरोप जाने वाले हजारों कंटेनर शिप और ऑयल टैंकर इसी रूट से गुजरते हैं। अगर शिप्स कंपनीज को सिक्योरिटी का खतरा महसूस होता है, तो वो अफ्रीका के गिर्द लंबा रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो सकते हैं। इससे शिपिंग टाइम बढ़ता है, फ्यूल का खर्चा बढ़ता है, इंश्योरेंस महंगी होती है और आखिरी में प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। पाकिस्तान भी इस ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है, इसलिए अगर रेड सी मुतासिर होता है तो पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर असर पड़ता है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सबसे मुश्किल पहलू ये है कि ये दोनों तरफ इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप पार्टनर्स हैं। एक तरफ सऊदी अरेबिया और दूसरी तरफ ईरान। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की करीबी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ईरान पाकिस्तान का हमसाया है और दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन 900 किलोमीटर लंबी सरहद मौजूद है। पाकिस्तान किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता कि उसकी जमीन या उसकी पॉलिसी सऊदी अरब और ईरान के दरमियान प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बने। इसीलिए पाकिस्तान का पहला फोकस आमतौर पर डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन होता है। क्या पाकिस्तान की आर्मी लड़ाई में जाएगी? ये सवाल सोशल मीडिया पर बहुत पूछा जा रहा है, लेकिन इसका सीधा जवाब देना मुश्किल है। अगर कॉन्फ्लिक्ट यमन के अंदर महदूद रहता है, तो 2015 को देखते हुए बहुत से एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि पाकिस्तान डायरेक्ट कम्बैट से बचने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर सऊदी अरेबिया की टेरिटरी पर बड़ा और लगातार हमला होता है, तो पाकिस्तान पर मिलिट्री और डिप्लोमेटिक प्रेशर जरूर बढ़ सकता है। उस सूरत हाल में इस्लामाबाद के पास कई ऑप्शन होंगे: इंटेलिजेंस शेयरिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग, डिफेंस कॉपरेशन या दूसरे किस्म की सपोर्ट। लेकिन ये फैसला उस वक्त की ग्राउंड रियलिटी और पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट को देखकर ही किया जाएगा। आगे क्या हो सकता है? इस वक्त 3 मुमकिन सिनेरियो नजर आती हैं। पहला, टेंशन कुछ दिनों या हफ्तों में डिप्लोमेसी के जरिए कम हो जाए और सीज फायर दोबारा मजबूत हो जाए। दूसरा, लिमिटेड मिसाइल और ड्रोन अटैक जारी रहें, लेकिन फुल स्केल वार ना हो। और तीसरा, कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जाए कि सऊदी अरब, हूतीज और दूसरे रीजनल प्लेयर्स ज्यादा सीधे तौर पर आमने सामने आ जाएं। फिलहाल किसी भी सिनेरियो को यकीनी नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन सऊदी अरब के साथ पार्टनरशिप को मजबूत रखना, ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को भी बरकरार रखना और हर मुमकिन कोशिश करना कि पाकिस्तान किसी प्रॉक्सी वार का हिस्सा ना बने। इसी अप्रोच से पाकिस्तान अपना नेशनल इंटरेस्ट, अपनी इकोनॉमी और अपना रीजनल सिक्योरिटी को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है। सऊदी अरब और हूतीस के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान की जंग नहीं, इसके पीछे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स, ईरान और सऊदी अरब की राइवलरी, ग्लोबल ऑयल मार्केट और इंटरनेशनल ट्रेड सब शामिल हैं। पाकिस्तान के लिए ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि हमारे सऊदी अरब के साथ गहरे रिलेशन हैं, जबकि ईरान हमारा हमसाया भी है। इस वक्त सबसे जरूरी बात यह है कि फैक्ट्स और स्पेकुलेशन में फर्क रखा जाए। फिलहाल सिचुएशन टेंस जरूर है, लेकिन ये कहना अभी जल्दी होगा कि नई फुल स्केल वार स्टार्ट हो सकती है। आने वाले दिन और हफ्ते तय करेंगे कि डिप्लोमेसी कामयाब होती है या मिडिल ईस्ट एक और लंबी जंग की तरफ बढ़ा जाता है। तो ये मेरी वीडियो थी जो हूतीस और सऊदी के दरमियान में दोबारा फाइट स्टार्ट हो रही है। होपफुली आपको पसंद आई हो। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक